Hello students, myself Vipul Jain, TGT Social Science from विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर, साहिबाबाद, राजेंद्र नगर। बच्चों, आज हम सोशल स्टडी का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं। रिसोर्स और डेवलपमेंट चैप्टर को पढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको किस तरीके से पढ़ें, हमारी प्लानिंग क्या रहे। इस चैप्टर को हम 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट रिसोर्स एंड सेकंड पार्ट सोइल। स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर को 2 पार्ट्स में 2 टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इन दोनों टॉपिक्स को टच ना करता हो। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें रिसोर्स पर बात करनी है। आज हम सबसे पहले रिसोर्स को समझेंगे। रिसोर्स क्या है, संसाधन क्या है। रिसोर्स यानी संसाधन वो सभी चीज़ें जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करती हैं, जो हमारी नीड को फुलफिल करती हैं, उन सबको रिसोर्स कहा जाता है। एक छोटी से छोटी सुई से लेकर एक बड़ी से बड़े पानी के जहाज तक जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं अपने आसपास और जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रही हैं, वो सब रिसोर्स हैं। अब आप अपने क्लासरूम में देखते हैं, अपने घर पे देखते हैं, आपके आसपास जो भी चीज़ आप देखते हैं वो सब रिसोर्स है। रिसोर्स के अंदर 3 गुण होने चाहिए। एक तो टेक्निकल एसेसिबल होना चाहिए, यानी कि टेक्निकल एसेसिबल का मतलब है प्रौद्योगिकी इसकी उपलब्धता होनी चाहिए, और आर्थिक रूप से संभाव्य है, यानी कि इकोनॉमिकल फिजिबल हो, और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक रूप से भी ये मान्य हो, लीगल हो। ये रिसोर्स के 3 गुण होते हैं। रिसोर्स, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि रिसोर्स का मीनिंग क्या है, 1 नंबर का या 2 नंबर का। लेकिन रिसोर्स हमारे किस किस काम आते हैं तो आप सब समझते हैं कि हमारी डेली रूटीन में जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए, रिसोर्स हमारे हर चीज़ को नीड को फुलफिल करते हैं। इसलिए रिसोर्स हमारे जीवन का एक आधारभूत तत्व है जिनके बिना मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। यहाँ इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन आता है रिसोर्स के टाइप्स। रिसोर्स के टाइप्स, वैसे तो रिसोर्स आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा है। रिसोर्स 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, मैनमेड रिसोर्सेज हो गए और ह्यूमन रिसोर्स हो गए, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और मानव संसाधन। क्योंकि मानव भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, ह्यूमन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। कल को आप लोग बड़े होकर टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनते हैं और देश के इकोनॉमिक सिस्टम में आपका भी योगदान होता है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ बेसिस को लेकर समझते हैं कि रिसोर्स कौन कौन से बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है, उनको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक यानी कि जैविक और अजैविक संसाधन। जैविक और अजैविक संसाधन क्या होते हैं? वो सभी संसाधन जो लिविंग थिंग हैं, जिनके अंदर जान है, वो जैविक संसाधन कहलाते हैं, यानी कि बायोटिक। और वो सभी संसाधन जिनमें लिविंग थिंग नहीं है, वो अबायोटिक संसाधन कहलाते हैं, यानी कि अजैव संसाधन। जैव संसाधन में आपके मनुष्य हुआ, वनस्पति जात हुआ, प्राणी जात हुआ, जिसके अंदर लिविंग थिंग है। जबकि अजैविक साधन, वो संसाधन चट्टानें हो गई, रॉक्स हो गई, मेटल हो गया, ये सब अजैविक संसाधन है। जबकि दूसरा है ओरिजिन ऑफ एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है? एक्सेसिबिलिटी का मतलब है समाप्तता के आधार पर, यानी एक संसाधन जो समाप्त हो जाएंगे और एक संसाधन जो समाप्त नहीं होंगे। तो वो होते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय का मतलब क्या है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि वो रिसोर्स जिनको एक बार यूज़ करने के बाद आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, उन्हें बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन वो रिसोर्सेज जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, उन सबको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आप सबको पता है, आपका पेट्रोल आता है, आपका कोयला आता है, डीजल आता है, मिनरल्स आते हैं, ठीक है ना। ये सब आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। लेकिन आपको पता है विंड एनर्जी है, आप इसका जितना मर्जी इस्तेमाल कीजिए, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो थर्ड आपका आता है बेसिस ऑफ ओनरशिप।
बेसिस ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या है? बेसिस ऑफ ओनरशिप का मतलब है मालिकाना हक। मालिकाना हक यानी स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर हम रिसोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और आपका इंटरनेशनल रिसोर्स। जिसमें सबसे पहले आता है व्यक्तिगत संसाधन, जिसको हिंदी में व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन, जबकि इंग्लिश के अंदर हम इसको बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी कहने का मतलब ये है कि वो रिसोर्स जो किसी एक पर्सन के होते हैं, जिनके ऊपर आपका हमारा कंट्रोल होता है, उन सबको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी कि निजी संसाधन कहते हैं। जैसे आपके फादर की गाड़ी, आपके पापा की फैक्ट्री, आपके अंकल की दुकान, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं जिनके ऊपर एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का कंट्रोल होता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? जबकि वो रिसोर्स जो एक व्यक्ति के नहीं हैं, जो पूरी कम्युनिटी के हैं, जो पूरे समाज के हैं, उन सबको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स यानी कि सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन के अंदर आप लोगों के घर के पास कोई पार्क है जो किसी एक का नहीं है, जो क्या है समाज के सभी लोगों का है, उनको हम सामुदायिक संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि पार्क हो गया, इसके अलावा सड़क हो गई, खेल का मैदान हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, ये सब होते हैं सामुदायिक रिसोर्सेज, जिसको हम कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। जबकि ओनरशिप की बात करें तो थर्ड आते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो संसाधन जो एक राष्ट्र की संपत्ति हैं, जो एक देश की संपत्ति हैं, उन्हें हम नेशनल रिसोर्सेज यानी कि राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आपकी क्या आ गया? मेट्रो ट्रेन आ गई, आपके देश के जितनी भी लाल किला आ गया आपका, ये सब क्या है? नेशनल रिसोर्सेज है। और यहाँ तक कि जो हमारी वाटर बाउंड्री होती है, वहाँ से भी 12 नॉटिकल मील और आपका 22.2 किलोमीटर तक जो होता है वो नेशनल रिसोर्स होता है, उसी देश का कंट्रोल होता है। अगर हम इंडिया के नीचे साउथ की बात करें तो जो तट रेखा है हमारी, जो कोस्टल एरिया है, वहां से अगर हम मेजर करते हैं तो 22.2 किलोमीटर तक जो है वो हमारा रिसोर्स रहेगा। उतने में हमारे ही जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, वो मछली पकड़ सकते हैं, जा सकते हैं, हमारे कानून वहाँ पे लगेंगे। लेकिन अगर उसके बाद हम जाते हैं तो फिर वो कंट्रोल नहीं रहता, वो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वहाँ उन पे लगने शुरू हो जाते हैं। फोर्थ रिसोर्स होते हैं इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन जो किसी एक देश के नहीं है, जो पूरे वर्ल्ड के हैं, जिनके ऊपर पूरे विश्व का कंट्रोल है, जिन पे यूएनओ के कानून लगते हैं, उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कि कहने का मतलब है इंटरनेशनल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आपका गहरा सी आ गया, मून आ गए, ये जितने भी रिसोर्स हैं, अंटार्कटिक आ गया, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ये सब इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं जो पूरे वर्ल्ड के हैं, जहाँ पूरे वर्ल्ड का कानून लगता है, उन्हें हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। जबकि फोर्थ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस को अगर ले तो सबसे पहले आता है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स जैसे नाम से ही पता लग रहा है, पोटेंशियल रिसोर्स यानी कि जिनमें बहुत अभी संभावना है, जिनका इस्तेमाल करने की, जिनमें बहुत एनर्जी है, लेकिन अभी हम बहुत अच्छी टेक्निक ना होने के कारण इनका बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर तो रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्स को हम लोग यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हम और अगर टेक्निक का इस्तेमाल करें तो और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात के अंदर विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, पिछले कुछ समय से हमने शुरू किया है। लेकिन अभी भी बहुत संभावना है इन फ्यूचर, अगर गवर्नमेंट और कानून बनाए और काम करे तो इसके ऊपर हम और ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। इन सबको हम संभावित संसाधन यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। जबकि सेकंड की बात करते हैं तो विकसित संसाधन यानी डेवलप। ये तो वो संसाधन है जो डेवलप हो चुके हैं, जो आज पूरी तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ठीक है ना। उन सबको हम विकसित संसाधन यानी कि डेवलप रिसोर्स कहते हैं। विकसित संसाधनों के अंदर यानी कि डेवलप रिसोर्स के अंदर आपका क्या क्या आता है? डेवलप रिसोर्स के अंदर हम लोग रखते हैं, जैसे कि आज हमने यूज़ शुरू कर दिया है, आप लोग देखते हैं हम पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब हमारे डेवलप रिसोर्स कहलाते हैं, ये सब हमारे विकसित संसाधन कहलाते हैं। जबकि पोटेंशियल हम कर तो रहे हैं लेकिन उतना नहीं कर पा रहे हैं, और डेवलप को हमने पूरी तरह डेवलप कर लिया है।
अब आती तीसरी कैटेगरी, स्टॉक। स्टॉक कौन से रिसोर्स होते हैं? स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जिनके अंदर बहुत ही एनर्जी है, लेकिन हम इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारे पास इतनी टेक्निक नहीं है कि हम इनको यूज़ कर सकें, जिसे हिंदी में हमने भंडार कहा है, इंग्लिश में स्टॉक कहा है। भंडार यानी स्टॉक रिसोर्स, जैसे कि सबसे अच्छा इन्होंने एग्जांपल दिया है कि पानी जो है, जो जल है, जो वाटर है, उसमें दो गैस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन एक इतना अच्छा फ्यूल हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं कि पानी से हम ऑक्सीजन को अलग कर दें। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अगर हम ऐसा कर लें तो हम इसको बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। यानी रिसोर्स है हमारे पास, लेकिन टेक्निक ना होने का इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये भंडार आता है, इसे स्टॉक बोलते हैं। जबकि उसके बाद की अगर बात करते हैं तो आता है हमारा उससे नेक्स्ट जो है फोर्थ, रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब हो गया आपका संचित कोष। रिजर्व जो रिसोर्स है, जो रिजर्व संसाधन है, वो स्टॉक का ही एक पार्ट है। स्टॉक का ही एक छोटे पार्ट को रिजर्व कहा गया है, जिसके अंदर वही बात है कि अभी हम इनका इस्तेमाल इतनी बड़ी मात्रा में नहीं कर रहे हैं। संचित कोष, जैसे कि हम नदियों से बहुत सारी बिजली बना सकते हैं पानी से, लेकिन अभी कम रिसोर्स होने के कारण हम इतनी बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इन फ्यूचर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये संचित कोष है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे रिसोर्स के 4 टाइप्स हुए, बेसिस ऑफ रिसोर्स के 4 टाइप्स, जिनको हमने अलग अलग बेसिस को लेकर के क्लासिफाई किया है, इनको अलग अलग बांटा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है। ये 4 बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गया, एक्सेप्टेबिलिटी हो गया, ओनरशिप हो गया और आपका डेवलपमेंट हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है, आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। एंड सेकंड हम बात करते हैं संसाधनों का विकास, यानी संसाधन मतलब हुआ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की अगर बात करते हैं तो आप सबको पता है कि रिसोर्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। यहाँ पर ये लोग 3 बातें बता रहे हैं कि मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे सामने। एक तो आ रहा है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स की कमी होनी, ह्रास होना, वो खत्म होता जा रहा है। एक दूसरी समस्या है अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी के पास है तो बहुत सारे रिसोर्स हैं और किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। और थर्ड आ रहा है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, आपका एनवायरनमेंट पोल्यूशन बढ़ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जिससे बहुत सारी दिक्कत हमारे सामने आ रही है। तो संसाधनों के विकास के लिए इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एक तो संसाधनों का ह्रास जो हो रहा है उसे ख़त्म करना है। एक जो समाज में एक सीमा रेखा बन गई है, कुछ लोग साधन संपन्न हो गए हैं जिनके पास सब कुछ है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है, वो जो डिवीज़न है उसे ख़त्म करना है, रिच और पुअर का। और एक ये जितनी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, भूमंडलीय तापन हो गया, ओजोन परत का होल होना हो गया, उसके अंदर पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ये सब हम लोगों को कंट्रोल करना है, तब जाकर के हम संसाधनों का विकास कर सकते हैं। इसमें सबसे मेजर क्वेश्चन जो जरूर आता है एग्जाम के अंदर वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है? ये सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल वही चीज है कि इसके लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल है हमारे पास। आप लोगों ने एक टीवी के अंदर एक ऐड देखा होगा, एक बार एक बच्चा होता है, वो अपने फादर के साथ रेड लाइट पे खड़ा होता है और उसके फादर लाइट पे अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ नहीं करते। तो बच्चा कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं बड़ा होकर के साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूँ। तो उसके फादर को बड़ा चंबा होता है, पूछते क्यों? कहता है जिस हिसाब से आप पेट्रोल यूज़ किए जा रहे हैं, इन फ्यूचर हमारे लिए तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तो फिर तो सब साइकिल ही चलाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जो आने वाली जनरेशन के हितों के साथ उनके साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनके साथ कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि आज तो हमें विकास लग रहा है, लेकिन कल वो हमारे लिए क्या हो जाए, विनाश हो जाए। जैसे हम आज क्या है, सारे पेड़ काट के अगर बिल्डिंग्स बनाते हैं तो आज तो ठीक है, लेकिन कल को जब ऑक्सीजन के लिए जरूरत पड़ेगी तो हमें दिक्कत आएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है यानी कि लंबा विकास, जो आज भी विकास हो और आने वाले टाइम में भी विकास हो, जो फ्यूचर जनरेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा काम चलते रहते हैं।
1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ जिसे रियो कॉन्फ्रेंस या अर्थ कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। अर्थ कॉन्फ्रेंस 1992 में हुई, जिसके अंदर 170 से ज़्यादा देशों ने और बहुत सारी स्वयंसेवी संगठन ने हिस्सा लिया इसके अंदर। और क्या कहा इन्होंने यही कहा कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना है, ताकि आने वाली जनरेशन के साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो एजेंडा 21 रियो कॉन्फ्रेंस के अंदर जो डिसीजन लिए गए उन्हीं को एजेंडा 21 में पब्लिश किया गया, जिसके अंदर आंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के तत्वाधान में, इसी की लीडरशिप में ये बात तय की गई कि सभी देशों को आने वाले समय में एनवायरनमेंट को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। सबको एनवायरनमेंट को बचाना है ताकि आने वाली जनरेशन के साथ कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जितना हमने बात करी है रिसोर्स का मीनिंग एंड रिसोर्स की यूटिलाइजेशन, उसकी ज़रूरत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, फिर उसके रिसोर्स के टाइप हो गए, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। रिसोर्स के टाइप के बाद हम आते हैं संसाधनों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और सबसे मेन क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थ कॉन्फ्रेंस और एजेंडा 21। तो यहाँ तक ये इस वीडियो में ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग एंड भारत में रिसोर्स प्लानिंग। थैंक यू।